हेलो लर्नर्स, वेलकम टू कंप्यूटर साइंस ऑनलाइन। आई एम डेविड शर्मा। तो देखिए बेटा, हमारा चल रहा है 100 डे क्रैश कोर्स और 100 डे में आज हमारा है डे 5। और आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक नया चैप्टर बायोमोलिक्यूल। ठीक है, तो बायो और कौन सा डे है हमारा, तो इस चीज को हम लोग यहाँ लिख लेंगे कि आज है हमारा डे 5 और स्टार्ट कर रहे हैं बायोमोलिक्यूल। अभी तक हम लोग सेल द यूनिट ऑफ लाइफ को हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। उसमें हमने आपका पूरा एनसीईआरटी कवर कर लिया। और साथ साथ हम यहाँ पर क्या करा गया था, आपको एक इमेज भी शेयर करा गया था, एक रफ डायग्राम आपको शेयर करा गया था टेलीग्राम ग्रुप पर। तो आप उसे जरूर देख लें और उसे बनाने की प्रैक्टिस करें। ठीक है, अगर आप उस डायग्राम को भी सही से कवर कर लोगे तो आप मैक्सिमम प्रोकैरियोट क्या कर लोगे, एनसीईआरटी के कवर कर लोगे। तो चलो अब आते हैं हम लोग किसकी तरफ, बायोमोलिक्यूल की तरफ। सो बायोमोलिक्यूल की जब भी हम बात करते हैं, ठीक है, तो चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले पहले मतलब देखो है क्या बायोमोलिक्यूल। तो मैं इसको क्या करूंगा, मैं इसको ब्रेक डाउन करता हूँ, चलिए। सो बायो एक है और मोलिक्यूल एक है। सो बायो का मतलब क्या होता है, बायो का मतलब कहीं ना कहीं लाइफ होता है ना लाइफ से रिलेटेड होता है। और जब भी मैं बात कर रहा हूँ कि लाइफ की, तो कहीं ना कहीं सेल होगा, है ना। आप जानते हैं अगर सिंगल सेल भी है तो ही क्या है, उसमें लाइफ है। और वही मोलिक्यूल क्या होगा, मोलिक्यूल तो मैं कह सकता हूँ इस बारे में बायोमोलिक्यूल क्या है। सो बायोमोलिक्यूल में आप लोग पढ़ोगे डेट द मोलिक्यूल प्रेजेंट इन अ सेल, मोलिक्यूल प्रेजेंट इन अ सेल, इन अ सेल, यही है आपका बायोमोलिक्यूल। सबसे पहली चीज, जनरल छोटा सा इंट्रोडक्शन इस चैप्टर का आपके लिए। अब आते हैं एनसीईआरटी के हाइलाइट्स की तरफ। तो देखो एनसीईआरटी ने क्या क्या छोटी छोटी बातें बता रखी हैं, बहुत सारी चीजें हम लोग देख लेंगे। तो बायोमोलिक्यूल का मीनिंग तो आप समझ चुके हो। और आपको एनसीईआरटी क्या बताती है, एनसीईआरटी बताती है दैट ऑल द एलिमेंट प्रेजेंट इन अ सैंपल ऑफ अर्थ क्रस्ट, ओके, आर आल्सो प्रेजेंट इन अ सैंपल ऑफ लिविंग टिश्यू। However, the examination revealed that the abundance of carbon, hydrogen with respect to other element uh, is higher in any living organism than the earth crust. So देखो इसमें आपको क्या बात बताना चाह रही है एनसीईआरटी। तो यहाँ पर आपको एक टेबल दे रखा है, ठीक है। आपको यहाँ पर क्या दे रखा है, एक टेबल दे रखा है। तो चलिए मैं आपको टेबल दिखा देता हूँ। तो अगर हम बात करते हैं, हाँ ये वाला टेबल है। सो अगर आप देखेंगे कि अगर हम बात कर रहे हैं, ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, आपके ऐसे एलिमेंट्स हैं जो कि आपकी किस में प्रेजेंट हैं, जो कि आपकी अर्थ क्रस्ट में भी हैं और जो कि आपकी क्या है, ह्यूमन बॉडी में भी है, ठीक है। तो यहाँ पर कंपैरिजन दिखा रखा है। लेकिन आपको क्या क्या ध्यान रखना है कि अगर हम बात करते हैं हाइड्रोजन, अगर आप देखेंगे तो ये क्या है, आपका हाइड्रोजन ह्यूमन बॉडी में ज्यादा है एज कम्पेयर टू अर्थ क्रस्ट। कार्बन की बात करें तो कार्बन का परसेंटेज क्या है, ह्यूमन बॉडी में परसेंटेज क्या है, ज्यादा है। ऑक्सीजन की बात करोगे, ऑक्सीजन भी क्या है, ज्यादा है। और वहीं अगर आप देखोगे और एलिमेंट्स को, जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप नाइट्रोजन का, तो यहाँ पे वैसे एकदम एक्यूरेट दे नहीं रखा, ठीक है, अर्थ क्रस्ट में। लेकिन क्या है, यहाँ पर आप ध्यान रखोगे, यहाँ पर क्या है, ह्यूमन बॉडी में थोड़ा सा ज्यादा है। सो ओवरऑल आपको यहाँ पर क्या करना है, आपको हाइड्रोजन क्या क्या पॉइंट ध्यान रख सकते हो, आप ध्यान रख सकते हो हाइड्रोजन, कार्बन, ऑक्सीजन का क्या है यहाँ पर आपका, यहाँ पर आप देखोगे तो इनकी परसेंटेज क्या है, ह्यूमन बॉडी में ज्यादा है एज कम्पेयर टू अर्थ क्रस्ट। वहीं अगर आप और चीजें देखोगे, इसके अलावा आप ये भी देख सकते हो, देखो सल्फर भी क्या है आपका, परसेंटेज देखोगे तो क्या है, ज्यादा है। और इसके अलावा इसके अलावा बाकी सब क्या है, बाकी सब जैसे आपका सोडियम है, सोडियम किसमें ज्यादा है आपका, अर्थ क्रस्ट में इसकी ज्यादा परसेंटेज है। कैल्शियम अर्थ क्रस्ट में, मैग्नीशियम अर्थ क्रस्ट में, एंड सिलिकॉन अर्थ क्रस्ट में। सो आपको ये क्या करना है कि टेबल को देखिए, चैप्टर में टेबल ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। टेबल आप लोग क्या करोगे यहाँ पर, टेबल्स को याद रख लेना, ठीक है। टेबल्स को आप लोग क्या करोगे यहाँ पर, याद रख लोगे। तो आपको यहाँ पर मैं एक बार फिर से मार्क कर देता हूँ। लेकिन आपको यहाँ पर स्पेशली क्या ध्यान रखना है, हाइड्रोजन, कार्बन और ऑक्सीजन का, ठीक है। इसमें ये ध्यान रखना है कि भाई अगर आप देखोगे तो इसमें ह्यूमन बॉडी में इसकी परसेंटेज क्या है, ज्यादा है। तो ये चीज आपको यहाँ पर एनसीईआरटी ने बतानी चाहिए। और अगेन टेबल्स क्या है यहाँ पर इंपॉर्टेंट है, तो इस चीज को भी आप लोग क्या करोगे, ध्यान रखोगे। सो आई होप अब आप इस लाइन का मतलब समझ चुके हैं कि क्या कह रहा है डेट। एक बार मैं फिर से आपके लिए पढ़ देता हूँ। ऑल द एलिमेंट प्रेजेंट इन अ सैंपल ऑफ अर्थ क्रस्ट आर आल्सो प्रेजेंट इन अ सैंपल ऑफ लिविंग टिश्यू, ठीक है। मतलब जो भी एलिमेंट्स हैं आपके जो कि अर्थ क्रस्ट में प्रेजेंट है, वैसे ही आपके एलिमेंट्स क्या है, लिविंग टिश्यू में प्रेजेंट है। However, the closer examination revealed that the relative abundance of carbon, hydrogen with respect to other element is higher in living organism than in earth crust। तो यहाँ पे बता रखा है कार्बन, हाइड्रोजन क्या है आपका, यहाँ पर हायर है किसमें, लिविंग ऑर्गेनिज्म में एज कंपेयर टू अर्थ क्रस्ट। चलिए फिर इसके बाद देखिए अगला टॉपिक क्या है एनसीईआरटी का आपका। अगला टॉपिक है आपका हाउ टू एनालाइज केमिकल कंपोजिशन। सो मैं आपको क्या करता हूँ, सबसे पहले मैं आपको एक रफ डायग्राम या फिर मैं कह सकता हूँ एक रफ कंसेप्ट के थ्रू बता देता हूँ, ठीक है।
तो यहाँ पर मैं यूज करूंगा व्हाइट बोर्ड का। सो यहाँ पर व्हाइट बोर्ड ये रहा। ओके। सो देखो, सबसे पहले आपको क्या करना होता है कि जब भी आप यहाँ पे क्या करोगे, इसको एनालाइज करोगे, तो सबसे पहले आपको क्या लेना पड़ेगा, लिविंग टिश्यू लेना पड़ेगा। क्या लेना पड़ेगा, लिविंग टिश्यू। अब लिविंग टिश्यू में मान लीजिए आप वेजिटेबल ले लीजिए, ठीक है, या फिर आप कोई जैसे पीस ऑफ लीवर वगैरह भी ले सकते हैं, ठीक है, एनसीईआरटी में लिखा है पीस ऑफ लीवर वेजिटेबल। तो आपने क्या करा, सबसे पहले लिविंग टिश्यू लिया, फिर उसको क्या करा, फिर उसको ग्राइंडिंग कर दिया, उसको क्या करा गया, ग्राइंड करा गया, मतलब उसको पीसा गया है। और ये आपने कहाँ पीसा, तो इस तरीके से एक आपका होता है जिसको आप लोग क्या कहते हैं, मोर्टार एंड प्रेस्टर। क्या कहते हैं भाई, मोर्टार एंड मोर्टार एंड पेस्टल, ठीक है। सो आपने देखा भी होगा जैसे आयुर्वेदिक दवाइयों में यूज करते हैं ना, इस तरह का होता है। सो यहाँ पर आपने क्या करा, जो आपका लिविंग टिश्यू था, ठीक है, उसको आपने ग्राइंड कर लिया, पीस लिया। और जब आपने उसको पीसा, ठीक है, जब आपने उसको पीसा तो आपने क्या डाला, साथ साथ आपने डाल दिया यहाँ पर ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड डाल दिया, ठीक है। पीसते समय क्या डाला इसमें, ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड, ठीक है। तो ये चीज को आप ध्यान रखेंगे। अब देखो, जब आपने यहाँ पे क्या करा था, यहाँ पर जब आपने, मैं कह सकता हूँ आपने सेल सस्पेंशन लिया, या फिर कह दीजिएगा सीधा सीधा आपने लिविंग टिश्यू लिया, उसको ग्राइंड करा और उस समय क्या मिला दिया, साथ साथ ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड मिला दिया। तो इससे आपको क्या ऑब्टेन हुआ, यहाँ पर आपको एक स्लरी ऑब्टेन हुई। स्लरी है, समझिएगा कि आपको एक चटनी के समान क्या हुआ है, कि आपको एक स्ट्रक्चर मिल गया है, ठीक है। फिर आपने क्या करा, इस को क्या करा, इसको आप फिल्टर करोगे, इस स्लरी को क्या करोगे आप, फिल्टर करोगे। तो चलिए, अब फिल्टर करोगे ना, ठीक है। तो फिल्टर कैसे करोगे भाई, ये तुम्हारा जार है, और ये आपने ऊपर क्या रखा, ये आपने रख दिया कॉटन क्लॉथ। क्या रख दिया भाई ऊपर, कॉटन क्लॉथ। और इसमें क्या करा आपने, स्लरी को डाल दिया, जो इसके अंदर स्लरी बनी थी उसको क्या करा आपने, डाल दिया। चलो ये बनी स्लरी, ठीक है, ये आपने स्लरी को यहाँ पर डाल दिया, ठीक, स्लरी। अब देखो, जब आपने स्लरी को यहाँ पर डाला है, तो यहाँ से क्या होगा, थोड़ा बहुत आपका नीचे भी जाएगा, है ना, छन के नीचे भी जाएगा। तो जब ये आपका जो मटेरियल आपका छन के नीचे गया है, ठीक है, जो मटेरियल आपका छन के नीचे गया है, इसको आप क्या बोल दोगे, इसको आप बोल दोगे, ये क्या है आपका एसिड सोल्यूबल पूल। क्या बोल दोगे इसको, एसिड सोल्यूबल पूल। या फिर आप इसको कह सकते हो, जो छन कर आया ये क्या हो गया आपका, फिल्ट्रेट। क्या हो गया, फिल्ट्रेट हो गया। और जो नहीं छना, जो ऊपर रह गया, उसको आप क्या कह दोगे, ये हो गया आपका एसिड इंसोल्यूबल पूल। क्या हो गया आपका, एसिड इंसोल्यूबल पूल। या फिर मैं इसको कह सकता हूं, और रिटेंटेट कहते हैं इसको, क्या कहते हैं भाई, इसको रिटेंटेट कहते हैं। तो ये बड़ी सिंपल सी प्रक्रिया है, ठीक है, आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब चलिए एनसीईआरटी की तरफ हम लोग आते हैं। तो देखो, अब इसमें एनसीईआरटी क्या क्या बता रही है। ओके, एनसीईआरटी कहती है वी टेक एनी लिविंग टिश्यू, ठीक है, आपने कोई लिविंग टिश्यू लिया, आप वेजिटेबल ले सकते हो, आप पीस ऑफ लीवर ले सकते हो, फिर उसके बाद आपने क्या करा, ग्राइंड करा, और साथ में क्या मिक्स करा, इसमें ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड, ठीक है, यहाँ पर उसका फॉर्मूला भी दे रखा है। और आपने किसका यूज करा, आपने यूज करा मोर्टार एंड पेस्टल का यूज करा, ओके, जिससे आपको क्या मिली, आपको एक थिक स्लरी मिली। वही सारी बातें जो अभी हमने अपने उसमें अभी व्हाइट बोर्ड में बनाकर देखी थी, ठीक है। आपको क्या मिली, थिक स्लरी मिली, ओके। फिर इसमें आपने क्या करा, इस थिक स्लरी को आप कह सकते हो, ओके, व्हेन वी वर स्टेन दीज थ्रू अ चीज क्लॉथ, ठीक है, आपने चीज क्लॉथ या फिर कॉटन क्लॉथ का क्या करा, यहाँ पर यूज करा। फिर आपने उसको क्या करा, देखा, तो आपको दो चीजें मिली। एक तो आपको मिला फिल्ट्रेट, और और आप इसे मोर टेक्निकली क्या कह सकते हो, कि आपको मिला एसिड सोल्यूबल पूल। और आपको क्या मिला, एक रिटेंटेट। रिटेंटेट क्या था, जो आपका ऊपर रह गया था वो था रिटेंटेट, और इसको मैं एसिड इंसोल्यूबल पूल भी कह सकता हूँ, इंसोल्यूबल फ्रैक्शन भी कह सकता हूँ। इसके साथ साथ देखो, आपको क्या ध्यान रखना पड़ेगा। अब देखो, ये चीज तो आपको मिल गई, ठीक है। सो अगर मैं बात कर रहा हूँ बायोमोलिक्यूल में, तो बायोमोलिक्यूल में दो चीजें आपको मिली हैं। एक तो आपको मिला इस एक्सपेरिमेंट से एसिड सोल्यूबल पूल, और एक मिला आपको एसिड इंसोल्यूबल पूल। एसिड इंसोल्यूबल पूल, एसिड सोल्यूबल पूल जो है, इसको हम लोग क्या कह सकते हैं, इसको हम लोग कहते हैं बायो माइक्रो मोलिक्यूल। क्या कहते हैं भाई, बायो माइक्रो मोलिक्यूल। और जो आपका एसिड इंसोल्यूबल है, इसमें कौन आ जाते हैं आपके, बायो मैक्रो मोलिक्यूल। क्या आते हैं भाई, बायो मैक्रो मोलिक्यूल। चलिए, अब देखिए, अब इसमें क्या क्या आ जाएंगे, जैसे इसमें अगर बात करते हैं तो अमीनो एसिड किस में आएंगे आपके, एसिड इंसोल्यूबल पूल, या फिर मैं कह सकता हूँ बायो माइक्रो मोलिक्यूल में। इसके अलावा आपके
सिंपल शुगर वगैरह जो होते हैं बेस में आ जाएंगे, और साथ साथ आपके जो न्यूक्लियोटाइड वगैरह है वे सब आपके इसमें आएंगे। ठीक है, तो इस तरीके से आप लोग क्या करोगे, एनसीईआरटी में नोट डाउन कर लेना, इस तरीके से आप लोग बना लेना। और वहीं अगर हम बात करते हैं एसिड इनसॉल्युबल पूल में क्या क्या आ जाएंगे आपके, आपका प्रोटीन आ जाएगा, आपका पॉलीसैकेराइड आ जाएगा, और आपका क्या आ जाएगा, और आपका आ जाएगा न्यूक्लिक एसिड। क्या आ जाएगा भाई यहाँ पर, आपका न्यूक्लिक एसिड। तो ये सारी चीजें यहाँ पर इस तरीके से आ जाएंगी। लेकिन अब आपको एक नोट बनाना है, ठीक है, एक आपको नोट बना लेना है, और यहाँ पर आपको एक एक्सेप्शन ध्यान रखना है। क्या ध्यान रखना है भाई, आपको ध्यान रखना है एक्सेप्शन। एक्सेप्शन में क्या है, आपका लिपिड है। क्या है, लिपिड। और ध्यान रखेंगे कि जो लिपिड होता है ये किसमें आता है, ये आता है आपका एसिड इनसोल्यूबल फ्रैक्शन में। किसमें आता है भाई, एसिड इनसोल्यूबल फ्रैक्शन में आता है। ठीक है, अब एसिड इनसोल्यूबल फ्रैक्शन में क्यों आता है, क्योंकि इसकी आप देखोगे तो इसकी इतनी सोल्यूबिलिटी नहीं होती, और ये क्या है, आपका एक्सेप्शन है, इसलिए इंपॉर्टेंट रहेगा, तो ध्यान रखिए दैट लिपिड किसके अंदर आता है, एसिड इनसोल्यूबल फ्रैक्शन के अंदर आता है। तो ये चीज को आप लोग अच्छे से हाईलाइट करेंगे, नोट बनाएंगे। इसके बाद देखिए एनसीईआरटी में आपको क्या देखना है, यहाँ पर आपको ये हाईलाइट पॉइंट को भी हाईलाइट करना है, जो मैंने हाईलाइट कर रखे हैं, मतलब आप लोग उसको हाईलाइट करोगे। चलो, यहाँ पे लिखा है ऑल द कार्बन कंपाउंड डेट बी ऑब्टेन फ्रॉम अ लिविंग टिश्यू। ठीक है, आपके वे कार्बन कंपाउंड जो कि आपके लिविंग टिश्यू से ऑब्टेन होते हैं उसको क्या कहते हैं, बायो मोलिक्यूल कहते हैं। आप ये वाली डेफिनेशन भी तैयार कर सकते हैं। इसके अलावा हाउ एवर द लिविंग ऑर्गेनिज्म ऑल्सो हैव इनऑर्गेनिक एलिमेंट एंड कंपाउंड इन देम। ठीक है, और वहीं अगर आप बात करोगे लिविंग ऑर्गेनिज्म में इनऑर्गेनिक एलिमेंट्स या इनऑर्गेनिक कंपाउंड भी होते हैं। अब देखिए थोड़ी थोड़ी टर्म्स एनसीईआरटी ने आपके लिए क्या कर रखी है, यहाँ पर छिपा रखी है। जैसे कि आपसे सबसे पूछ लेगा कि भाई बताओ क्या होता है आपका बेड वेट। ठीक है, क्या है आपका बेड वेट। तो बेड वेट का मतलब क्या होगा, वेट मान लीजिए आपका कोई भी लिविंग टिश्यू है, ठीक है, उसका आपने जो वेट करा वो क्या है, आपका बेड वेट है। ठीक है, अगर आप, तो मैं कह सकता हूँ कि भाई कोई भी आपका लिविंग टिश्यू है, तो इसका जो वेट है, ठीक है, लिविंग टिश्यू का कोई मतलब आपने कोई भी लिविंग टिश्यू लिया, उसका जो वेट करा है आपने, वो क्या है आपका बेड वेट। अब आपने क्या करा, मान लीजिए इस वाले वेट से, ठीक है, बेड वेट से अगर आपने क्या निकाल दिया, आपने इसमें से वाटर निकाल दिया। क्या निकाल दिया भाई, इसमें से अगर आपने वाटर को इवेपोरेट कर दिया तो आपको क्या मिलेगा, तो आपको मिलेगा ड्राई वेट। एनसीईआरटी में लिखी है ये बात भी देखिए। तो एनसीईआरटी कहती है ऑल द वाटर इवेपोरेट, द रिमेनिंग मटेरियल गिव द ड्राई वेट। ठीक है, वो क्या हो गया आपका ड्राई वेट हो गया, मतलब वेट आपका वेट वेट में से जो अगर पानी हटा दो तो आपका क्या बन जाता है, ड्राई वेट। फिर इसके बाद देखो क्या कह रहा है आपसे, अगली आपकी अगली टर्म क्या है, इफ द टिश्यू इज फुल्ली बर्न। ठीक है, अब आपका जो भी टिश्यू था आपने उसे क्या कर दिया, पूरा का पूरा जला दिया। ऑल द कार्बन कंपाउंड आर ऑक्सीडाइज, जिसकी वजह से क्या होगा, जितने भी कार्बन कंपाउंड है वे आपके ऑक्सीडाइज हो जाएंगे टू गैसियस फॉर्म। ठीक है, जैसे CO2, वाटर वेपर वगैरह, एंड आर रिमूव्ड, और ये सब क्या हो जाएंगे, रिमूव हो जाएंगे। और जो कुछ भी बचेगा पीछे क्या बचेगी, आपकी राख बचेगी, तो उसे कहा, उसे क्या कहते हैं, ऐश कहते हैं। अगर आप देखोगे तो ये ऐश या फिर ये राख क्या कंटेन करती है, ये कंटेन करती है आपके इनऑर्गेनिक एलिमेंट, जैसा आपका कैल्शियम, मैग्नीशियम एक्सेट्रा। ठीक है, ये चीज आपको ध्यान रखनी है, बड़ी सिंपल सी यहाँ पर बात दे रखी है। तो तीनों टर्म्स आपको क्लियर हो गए होंगे, ऐश क्लियर हो चुका होगा आपको, इसके अलावा ड्राई वेट और आपको वेट वेट भी क्लियर है। और इसके अलावा आप क्या करोगे, इस वाले एक बार टेबल को भी आप देख लेना। ठीक है, बायोमोलिक्यूल में टेबल अगेन इंपॉर्टेंट है, और अब हम स्टार्ट करेंगे अमीनो एसिड। सो अमीनो एसिड को स्टार्ट करने से पहले मैं आपके सामने यहाँ पर इसका एक स्ट्रक्चर बना देता हूँ। तो देखो अमीनो एसिड में एक्चुअली होता क्या है। तो यहाँ पर आप क्या देखोगे, आपका एक कार्बन होगा और इससे क्या अटैच होगा, आपका एक हाइड्रोजन ग्रुप अटैच होगा, एक आपका अमीनो ग्रुप मतलब आपका NH2 ग्रुप अटैच होगा, और आपका क्या होगा, एक R ग्रुप आ जाएगा, और क्या आ जाएगा यहाँ पर, एक आपका कार्बोक्सिलिक ग्रुप आ जाएगा, मतलब COOH आ जाएगा। ठीक है, सो यहाँ पर आपसे क्या कह रहा है, देखिए अमीनो एसिड आर द ऑर्गेनिक कंपाउंड दैट कंटेन अल्फा कार्बन। अल्फा कार्बन का मतलब क्या है, कि यहाँ पर आप देख रहे हैं, ठीक है, इस कार्बन के चारों तरफ क्या है, आपके अलग अलग ग्रुप जुड़े हुए हैं। ठीक है, तो हमने इसको क्या कह दिया है, इसलिए हमने इसको कह दिया है आपका अल्फा कार्बन। ठीक है, क्योंकि कार्बन पे डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप्स यहाँ पे क्या है, जुड़े हैं, तो इसलिए हम लोग इसको क्या कह देंगे, यहाँ पर हम लोग इसको कह देंगे भाई ये क्या है, आपका अल्फा कार्बन है। अब देखिए यहाँ पे ये बात बता रखी है, अल्फा कार्बन, हेंस दे आर कॉल्ड अल्फा अमीनो एसिड। और यहाँ पे आप देख सकते हैं क्या जुड़ा था, हाइड्रोजन जुड़ा था, कार्बोक्सिलिक ग्रुप जुड़ा था, अमीनो ग्रुप जुड़ा था, और आपका R ग्रुप जुड़ा था। तो मैं अगर इस अमीनो एसिड को रिप्रेजेंट करना चाहता हूँ तो मैं ऐसे कर सकता हूँ। ठीक है, यहाँ पर ये अमीनो ग्रुप आ गया, यहाँ पर आ गया आपका कार्बोक्सिलिक ग्रुप, और यहाँ पर क्या आ गया, आपका R ग्रुप। ओके, बेस्ड ऑन द नेचर ऑफ R ग्रुप, आर द ओके R ग्रुप, देयर आर मैनी
अमीनो एसिड। सो ये देखिए यहाँ पे क्या करोगे आप, अगर आर ग्रुप को चेंज करते जाओगे तो आपको काफी सारे अमीनो एसिड यहाँ पर मिल जाएंगे। तो मैं आपको यहाँ पर दिखाता हूँ, चलिए एनसीईआरटी ने आपको डायग्राम्स भी दे रखे हैं, तो देखते हैं कहाँ गए आपके डायग्राम्स। ओके, सो देखो ये अमीनो एसिड है, ठीक है। सो अमीनो एसिड में देखो, अगर मैं कह रहा हूँ कि आपसे किसी, सबसे पहले हम लोग अपना वाला डायग्राम बनाते हैं। ये कार्बन है, ये आपका हाइड्रोजन हो गया, ये आपका आपका कार्बोक्सिलिक ग्रुप हो गया, ये आपका अमीनो ग्रुप हो गया, और ये आपका क्या हो गया, आपका आर ग्रुप। अब देखिए आर में यहाँ पर चेंज हो जाता है। अगर यहाँ पर हाइड्रोजन आ जाता है तो ये स्ट्रक्चर क्या बन जाएगा, ग्लाइसिन। अगर आर की जगह यहाँ पर आपका मिथाइल आ जाता है तो ये स्ट्रक्चर बन जाएगा आपका एलिनिन। और अगर यहाँ पर आ जाता है आपका CH2OH तो आपका क्या बन जाएगा, सीरीन बन जाएगा। मतलब आप देख सकते हो कि अगर यहाँ पर आर ग्रुप में चेंज हो रहा है तो आपको अलग अलग चीजें, यहाँ पर अलग अलग स्ट्रक्चर क्या हो रहे हैं, मिल रहे हैं। ठीक है, तो ये बात आपको एनसीईआरटी यहाँ पर कहना चाह रही है। ठीक है, तो ये वाला बेसिक वाला डायग्राम तो आप लोग क्या करोगे, याद रखोगे। और इसे याद रखना भी पड़ेगा आपको, है ना क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं तो आपके पास ऑप्शन है नहीं, तो इसको ध्यान रखना है। ठीक है, सिंपल ऐसे डायग्राम को बनाया करोगे, चीजें इजीली याद हो जाएंगी, दिक्कत नहीं होगी। देन अब देखिए क्या है। ओके, अगर हम बात करते हैं तो आप ध्यान रखेंगे कि जो है टोटल आपके 20 अमीनो एसिड्स हैं। ठीक है, 20 अमीनो एसिड हैं जो कि आपके रिस्पॉन्सिबल हैं फॉर मेकिंग प्रोटीन इन बॉडी। ठीक है, सो यहाँ पर एनसीईआरटी कहती है ओके, प्रोटीन आर ओनली ऑफ 20 टाइप। ठीक है, सो यहाँ पर ओके, सो यहाँ पर आपसे क्या कहना चाह रहे हैं, यहाँ पर आपसे सीधी सीधी एक बात कहना चाह रहे हैं कि देखो भाई 20 अमीनो एसिड्स हैं। ठीक है, कितने आपके 20 अमीनो, तो मैं लिख देता हूँ आपके लिए बात, that there are total 20 amino acid that are responsible for formation of protein in body, formation of protein in in body। तो ये चीज आप लोग क्या करोगे, ध्यान रख लोगे। ठीक है, तो मैं इस बात को इस तरीके से लिख रहा हूँ तो ये आपके लिए थोड़ा सा इजी हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर आपको अगेन एनसीईआरटी के बेस सारे डायग्राम थे जो मैं कह रहा था आपसे, आर ग्रुप। ठीक है, सो अगर आप हाइड्रोजन लगा रहे थे वहां पर तो आपका क्या बनना था, ग्लाइसिन बनना था। अगर आप मिथाइल ग्रुप लगा रहे थे तो आपका एलिनीन बनना था। अगर आप हाइड्रोक्सी मिथाइल लगा रहे थे तो आपका सीरीन बनना था। तो ये हमने डायग्राम में भी देख लिया। आप यहाँ पे चाहें तो इसको हाईलाइट करना चाहें तो इसको भी हाईलाइट कर लेना, जैसा आपको सही लगता है वैसा कीजिए। ठीक है, फिर इसके आगे चलिए देखते हैं। ये रहा, देखिए 3। ओके, सो यहाँ पर आपसे कह रहा जा रहा है डेट। ओके, देखिए मैंने आपको बताया कितने आपके 20 अमीनो एसिड रिस्पॉन्सिबल हैं, और यहाँ पर आपको 3 आपको यहाँ पर हमने फिगर 9.1 में एनसीईआरटी में दिखा दिए गए हैं। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं, सो आपकी क्या है, 20 अमीनो एसिड्स हैं। ठीक है, कितने 20 अमीनो एसिड हैं जिनमें से आपको कुछ ध्यान रखने पड़ेंगे। जैसे आपको ध्यान रखना पड़ेगा ग्लूटामिक एसिड। कौन सा एसिड आपको ध्यान रखना पड़ेगा, ग्लूटामिक एसिड आपको ध्यान रखना पड़ेगा। तो ग्लूटामिक एसिड में आप लोग ध्यान रखोगे कि ग्लूटामिक एसिड का नेचर कैसा है, एसिडिक है। और वहीं आपसे पूछा जाए, ठीक है, लाइसिन, ये भी क्या है आपका, ये भी आपके अमीनो एसिड्स में ही आएंगे। तो यहाँ पे आप ध्यान रखोगे ये किसका नेचर कैसा होता है, बेसिक होता है। और वेलाइन का नेचर कैसा होता है, न्यूट्रल होता है। इसके अलावा आपको ध्यान रखना पड़ेगा ओके, एरोमेटिक अमीनो एसिड्स कौन कौन से हो जाएंगे, जैसे आपके टायरोसिन हो जाएंगे, आपके फिनाइल एलिनीन हो जाएंगे, और आपके ट्रिप्टोफैन हो जाएंगे। तो ये सारे एग्जांपल्स क्या हैं आपके लिए इंपॉर्टेंट है, एग्जांपल्स को तो आपको छोड़ना नहीं है। तो मैंने यहाँ पर ये क्या करा है आपके लिए, हाईलाइट कर दिया है। फिर उसके बाद है आपका ज्यूटर आयन। क्या है भाई, आपका ज्यूटर आयन है। सो ज्यूटर आयन को समझने के लिए ऐसा करते हैं, सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, अमीनो एसिड बनाते हैं। क्या बना लेते हैं, अमीनो एसिड। सो अमीनो एसिड है, कार्बन कौन सा है आपका, अल्फा कार्बन है, मतलब यहाँ पे आपके डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप होंगे। सो यहाँ पर चलिए मैं यहाँ पर हाइड्रोजन रख लेता हूँ, यहाँ पर मैं रख लेता हूँ कार्बोक्सिलिक ग्रुप। ठीक है, प्रॉपर बनाते हैं। और यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका अमाइनो ग्रुप, और यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका आर ग्रुप। अगर मैं इसको क्या कर दूं, अगर मैं इसको आयोनाइज कर देता हूँ, क्या कर देता हूँ फिर इसको मैं, अगर आयोनाइज कर देता हूँ तो ये किस तरीके से बन जाएगा, ये आपका बन जाएगा कुछ इस तरीके से। COO यहाँ पे निगेटिव चार्ज जाएगा, और यहाँ पर आपका NH3+ हो जाएगा, और यहाँ पर ये अगेन आर ग्रुप हो जाएगा। सो यही क्या कहला रहा है आपका ज्यूटर आयन इफेक्ट। मतलब ज्यूटर आयन इफेक्ट का मतलब आप इस तरीके से समझ सकते हैं कि डेट आप इस तरीके से समझिए कि मतलब एक ही मॉलिक्यूल पर पॉजिटिव चार्ज और निगेटिव चार्ज का होना। ठीक है, एक ही मॉलिक्यूल पर पॉजिटिव चार्ज और निगेटिव चार्ज का होना ही क्या है आपका ज्यूटर आयन इफेक्ट है। क्या है भाई, ज्यूटर आयन
इफेक्ट है। तो ये चीज आपको यहाँ पे दिखा रखी है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या रखा है ना, बी वाले को आप क्या कह रहे हो, ज्यूट्रायन इफेक्ट। क्यों? क्योंकि यहाँ पर आपका निगेटिव चार्ज भी है और यहाँ पर आपका एक ही मॉलिक्यूल पे क्या है, पॉजिटिव चार्ज भी है। तो हम लोग इसको क्या कह देंगे, ज्विटर आयन इफेक्ट। चलिए, फिर इसके बाद ओके, फिर इसके बाद हम लोग किस पर आ जाएंगे, फिर हम इसके बाद जाएंगे आपका लिपिड्स पर। लिपिड्स पर आने से पहले ही मैं थोड़ी सी चीजें और बता देता हूँ आपको किसके बारे में, अमीनो एसिड्स के बारे में। तो मैंने आपको बताया कि भाई 20 अमीनो एसिड्स होते हैं और इन्हें भी दो कैटेगरी में बांट रखा है। एक होते हैं आपके एसेंशियल अमीनो एसिड और एक होते हैं आपके नॉन एसेंशियल। ठीक है, एसेंशियल होते हैं और नॉन एसेंशियल होते हैं। एसेंशियल की बात करते हैं तो एसेंशियल ऐसे हैं जो कि आपकी डाइट में प्रेजेंट होने चाहिए। तो मैं लिख सकता हूँ डेट मस्ट प्रेजेंट इन डाइट, इन डाइट। और आपके जो नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड्स हैं ये कैसे होते हैं, जो कि आपकी बॉडी में फॉर्म होते हैं, ठीक है, फॉर्म इन बॉडी। चलिए, तो ये चीज मैं आपको यहाँ पर बताना चाह रहा था। फिर इसके बाद है आपका लिपिड्स। ठीक है, तो लिपिड्स की अगर हम बात करते हैं तो ये कैसे होते हैं आपके, ये होते हैं आपके वाटर इंसोल्यूबल। ये और ये आप ये भी कह सकते हैं, ठीक है, दे कुड बी अ सिंपल फैटी एसिड, दे कुड बी अ सिंपल फैटी एसिड। अब देखो फैटी एसिड की बात करते हैं तो फैटी एसिड की अगर हम बात करेंगे, अब फैटी एसिड हैज अ कार्बोक्सिलिक ग्रुप। ठीक है, कैसा ग्रुप होगा, एक अगर फैटी एसिड को देखोगे तो इसमें कार्बोक्सिलिक ग्रुप होगा और यह कार्बोक्सिलिक ग्रुप किससे अटैच होगा, यह अटैच होगा आपका आर ग्रुप से। और द आर ग्रुप कुड बी अ मिथाइल, इथाइल और हायर नंबर ऑफ CH2। और यहाँ पे कितने कार्बन हो सकते हैं, 1 से 19 कार्बन आपके यहाँ हो सकते हैं। मतलब मैं अगर सबसे पहले आपके साथ अगर फैटी एसिड का स्ट्रक्चर बनाता हूँ, किसका एसिड स्ट्रक्चर बनाता हूँ, चलिए फैटी एसिड का। तो आप इसमें देखोगे तो इसका स्ट्रक्चर कैसा होगा, तो इसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से हो जाएगा और यहाँ पर आपको क्या देखने के लिए मिलेगा, एक कार्बोक्सिलिक ग्रुप आपको देखने के लिए मिलेगा। ठीक है, कार्बोक्सिलिक ग्रुप आपको यहाँ पर देखने के लिए मिलेगा। तो इस तरह का होता है आपका फैटी एसिड। ठीक है, और यहाँ पे कितने कार्बन हो सकते हैं, 1 से लेकर 19 कार्बन तक आपके हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात कर रहा हूँ आपसे किसकी, पाल्मेटिक एसिड, तो पाल्मेटिक एसिड में आप देखोगे तो कितने कार्बन होंगे, तो यहाँ पर 16 कार्बन होंगे। ठीक है, इंक्लूडिंग कार्बोक्सिलिक, ओके, इंक्लूडिंग कार्बोक्सिल कार्बन। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं इसकी आर्किडोनिक एसिड की, तो इसमें आप क्या देखोगे, 20, ओके, 20 एटम्स इंक्लूडिंग कार्बोक्सिलिक ग्रुप। ठीक है, कार्बोक्सिलिक ग्रुप को लगाकर क्या है आपके 20 कार्बन एटम्स हैं। और यहाँ पर पाल्मेटिक उसमें क्या थे आपके 16 कार्बन थे और इसमें किसको इंक्लूड करा गया था, कार्बोक्सिलिक एसिड को, कार्बोक्सिलिक कार्बन को भी इंक्लूड करा गया था। ओके, अब देखो फैटी एसिड जो है आपका, ठीक है, फैटी एसिड को भी आपका दो कैटेगरी में बांटा गया है। फैटी एसिड को भी दो कैटेगरी में बांटा गया है, एक है आपका सैचुरेटेड और एक क्या है आपका अनसैचुरेटेड। क्या है, सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड। सैचुरेटेड की अगर हम बात करेंगे तो ध्यान रखना, सैचुरेटेड में आपको कोई डबल बॉन्ड देखने के लिए नहीं मिलेगा, नो डबल बॉन्ड। और वहीं अनसैचुरेटेड में आप ध्यान रखेंगे आपको क्या देखने के लिए मिलेंगे, डबल बॉन्ड आपको देखने के लिए मिलेंगे। और यहाँ पे जो डबल बॉन्ड हो सकते हैं वे कितने हो सकते हैं, 1 से 4 हो सकते हैं। ठीक है, मतलब 4 क्या है, मैक्सिमम डबल बॉन्ड होंगे जो होंगे। तो मैं लिख सकता हूँ 1 से 4 क्या होंगे आपके, डबल बॉन्ड होंगे। ठीक है, यहाँ पर ध्यान रखें किसमें, अनसैचुरेटेड में। और देखिए अगर बात करते हैं आपके सैचुरेटेड फैटी एसिड की, तो इसका एग्जांपल क्या बन जाएगा, एनिमल फैट हो गए, है ना। फॉर एग्जांपल एनिमल फैट में क्या दे सकता हूँ मैं, घी को कह सकता हूँ। तो घी क्या है आपका, सैचुरेटेड फैटी एसिड। और वहीं आपका वेज अगर बात करते हैं अनसैचुरेटेड में, तो यहाँ पर आ जाएंगे आपके वेजिटेबल ऑयल। क्या हो जाएंगे, वेजिटेबल ऑयल। और आप, और चलिए आज एक क्वेश्चन आपसे, ठीक है, कभी आपने एक कुछ समय पहले क्या होता है टीवी में एक ऐड आता था, मार्कोश करके कोई ऑयल की वो थी कंपनी, ठीक है, तो उसमें माधुरी दीक्षित कह रही थी कि इस ऑयल में है पूफा। क्या है, पूफा। तो पूफा की फुल फॉर्म आप मेरे को बता दोगे क्या होता है पूफा, ठीक है। तो ये आपका एक छोटा सा टास्क है, इसको आप गूगल कीजिए, कैसे भी कीजिए, पर कमेंट सेक्शन में डाल दीजिए अगर आप लेक्चर को सीरियसली देखते हैं तो। और मैंने एक चीज और नोटिस करी थी, किसी स्टूडेंट ने कमेंट करा था, ठीक है, शायद स्टूडेंट का नाम तो मेरे को ध्यान नहीं आ रहा, लेकिन सरनेम सियाग था। तो उन्होंने कमेंट करा था कि सर टेलीग्राम पर कुछ क्वेश्चन वगैरह डाल दीजिए और थैंक यू फॉर दिस सीरीज। फिर पता नहीं क्या हुआ, बाद में वो कमेंट उन्होंने क्या करा, डिलीट करा। तो देखिए, अगर आप कोई कमेंट डाल रहे हैं ना तो डाल दे कीजिए, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। आप ही लोगों के लिए सीरीज बनाई गई है, तो आप कमेंट करके कोई अगर आप कुछ चीज चाहते हैं तो आप हमसे बताइए, हम लोग कोशिश करेंगे कि हाँ हम लोग वो चीज आपको प्रोवाइड कर सकें। चलिए, इसके अलावा क्या है, ओके, फैटी एसिड कुड बी
ओके, फैटी एसिड कैसा हो सकता है? सैचुरेटेड हो सकता है, मतलब विदाउट डबल बॉन्ड। और ये आपका कैसा हो सकता है? अनसैचुरेटेड हो सकता है, ठीक है, विद वन और मोर कार्बन, ओके, यहाँ पे डबल बॉन्ड। अनदर सिंपल लिपिड इज, ओके, ग्लिसरॉल, विच इज ट्राईहाइड्रोक्सी प्रोपेन। क्या है? ट्राईहाइड्रोक्सी प्रोपेन। सो यहाँ पर एनसीईआरटी में आपको यहाँ पर स्ट्रक्चर भी दिखा रखा है, चलिए मैं दिखाता हूँ आपको। ग्लिसरॉल का स्ट्रक्चर मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ। सो इसको पहले क्लीन कर देते हैं। ओके, ये रहा आपका ग्लिसरॉल का स्ट्रक्चर, ठीक है, ग्लिसरॉल का स्ट्रक्चर ये आपके सामने है। सो ग्लिसरॉल का स्ट्रक्चर आपने देख लिया। कहाँ पर था आपका ग्लिसरॉल? ओके, आई थिंक यहाँ पे ये सब हम डिस्कस कर चुके हैं। ओके, हाँ, आर्किडोनिक एसिड के बारे में एक फैक्टर ध्यान रख लीजिएगा आप लोग, कि अगर आपसे पूछा जाता है कि बताइएगा कि मोस्ट अनसैचुरेटेड, ठीक है, मोस्ट अनसैचुरेटेड फैटी एसिड कौन सा है, तो ध्यान रखेंगे मोस्ट अनसैचुरेटेड फैटी एसिड कौन सा है आपका? आर्किडोनिक एसिड। क्यों? क्योंकि इसमें क्या है, आपके फोर डबल बॉन्ड है। कितने डबल बॉन्ड है भाई? फोर डबल बॉन्ड है। मेरे को भी ध्यान आ गया तो मैंने सोचा आपके साथ शेयर कर देते हैं, चलिए इस बात को। तो अगर हम बात कर रहे हैं, ठीक है, यहाँ पर आपने ग्लिसरॉल का स्ट्रक्चर देखा है, ठीक है, जो क्या है आपका? ट्राईहाइड्रोक्सी प्रोपेन। मैनी लिपिड्स हैव बोथ ग्लिसरॉल एंड फैटी एसिड। ओके, सो ग्लिसरॉल का स्ट्रक्चर आपने देखा कुछ इस तरीके से था, ठीक है, ग्लिसरॉल का स्ट्रक्चर आपका कुछ इस तरीके से था। तो देखिए यहाँ पर आपसे कह रहा है मैनी लिपिड हैव बोथ ग्लिसरॉल एंड फैटी एसिड, दे कैन बी मोनोग्लिसराइड, डाइग्लिसराइड एंड ट्राइग्लिसराइड। सो देखो, सिंपल सा मतलब है कि अगर ये आपका ग्लिसरॉल है, अगर मैं इसमें एक फैटी एसिड मिलाता हूँ, क्या करता हूँ, इसमें मैं फैटी एसिड को ऐड कर देता हूँ, तो स्ट्रक्चर कैसा बन जाएगा? तो फैटी एसिड को मैं सिंपल ऐसे लिख देता हूँ, Fa, ठीक है। सो कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर आपका बन जाएगा। सो इस स्ट्रक्चर को मैं क्या कह दूंगा भाई? ये क्या है? मेरा मोनोग्लिसराइड है। क्या है भाई? ये मेरा मोनोग्लिसराइड है। अब मान लो कि अगर मैं कहता हूं कि यहाँ पर कि, पहले इसको थोड़ा सा क्लीन कर लेते हैं। ओके, अगर मान लो क्या है, अब आपका ये मोनोग्लिसराइड है, और इस मोनोग्लिसराइड में आप क्या कर रहे हो? दोबारा से एक फैटी एसिड जोड़ रहे हो, ठीक है, तो आपका क्या बन जाएगा? तो आपका नया स्ट्रक्चर कैसा बनेगा? ये बनेगा आपका कुछ इस तरीके से, ठीक है, कैसा बनेगा भाई? इस तरीके का बन जाएगा। सो इसको मैं क्या कह दूंगा? इसको मैं कह दूंगा डाइग्लिसराइड। तो इसी तरीके से आप देखोगे तो इसी तरीके से आपके मोनोसैकराइड, डाइसैकराइड, ट्राइसैकराइड बन जाएंगे। मतलब कुछ नहीं है आपका, सिंपल सी है, सीधी सीधी बात है भाई, कि आप लोग क्या कर रहे हो? ग्लिसरॉल में फैटी एसिड मिला रहे हो, तो उस अकॉर्डिंग बनता जा रहा है। एक फैटी एसिड अगर आपका जुड़ा, तो क्या बन गया आपका? ग्लिसरॉल में बन गया आपका मोनोसैकराइड। दो जुड़े तो बन गया आपका डाइसैकराइड। तीन जुड़े तो बन गया आपका ट्राइसैकराइड। ओके, these are also called fat and oils based on the melting point, ठीक है, बेस्ड ऑन द मेल्टिंग पॉइंट। अगर हम बात करते हैं ऑयल्स की, तो ऑयल्स में आप क्या देखोगे? ऑयल्स का जो मेल्टिंग पॉइंट है कैसा है? ऑयल्स हैव लोअर मेल्टिंग पॉइंट। एग्जांपल आपको यहाँ पे दे रखा है, इस एग्जांपल को आप लोग याद कर लेंगे। हेंस रिमेन एज ऑयल इन विंटर। ओके, तो यहाँ तक आप लोग क्या करो, पहले हाईलाइट कर दो। इसके बाद आपको यहाँ पर क्या बता रखा है? सम लिपिड्स हैव phosphorus एंड, ओके, एंड फॉस्फोराइड ऑर्गेनिक कंपाउंड इन देम, दीज आर फॉस्फोलिपिड। ओके, देखिए, फॉस्फोलिपिड की बात करते हैं तो फॉस्फोलिपिड आपको कहाँ देखने के लिए मिलते हैं? दीज आर फाउंड इन सेल मेम्ब्रेन, ठीक है, सेल मेम्ब्रेन में आपको क्या देखने के लिए मिलते हैं? फॉस्फोलिपिड देखने के लिए मिलते हैं। ये बात हमने सेल दी यूनिट ऑफ लाइफ में आपका लेक्चर नंबर सेकंड में करी थी, ठीक है, ये वाली बात हमने लेक्चर नंबर 2 में करी थी। और इसके अलावा लेसिथिन अगेन आपको एक यहाँ पर क्या दे रखा है? एग्जाम्पल दे रखा है, तो इस एग्जाम्पल को भी याद कर लेना। ओके, फिर इसके बाद है आपका नेक्स्ट कंसेप्ट। ओके, तो अगले कंसेप्ट को बताने से पहले चलिए मैं आपको थोड़ा सा इस तरीके से पहले बताता हूँ, ठीक है। देखिए, एक्चुअली क्या होता है, अगर आपका नाइट्रोजन बेस और पेंटोस शुगर मिलके, ठीक है, नाइट्रोजन बेस और पेंटोस शुगर मिलके क्या बनाती है आपका? ये बनाती है आपका न्यूक्लियोसाइड। क्या बनाती है भाई? न्यूक्लियोसाइड। अब न्यूक्लियोसाइड में अगर आप क्या जोड़ेंगे? अगर आप न्यूक्लियोसाइड में अगर क्या जोड़ेंगे? अगर आप फॉस्फेट ग्रुप जोड़ते हैं, क्या जोड़ते हैं भाई? फॉस्फेट
ग्रुप जोड़ते हैं तो आपका क्या बन जाएगा, न्यूक्लियोटाइड। क्या बन जाएगा भाई, न्यूक्लियोटाइड बन जाएगा, पहली चीज। ठीक है। अब देखो नाइट्रोजन बेस के अंदर क्या क्या आ सकते हैं। नाइट्रोजन बेस के अंदर आते हैं आपके प्यूरिन और पिरामिडिन, क्या चीजें जाती हैं। और ये बना लेना, क्योंकि आपको क्लास 12 चैप्टर नंबर आपको वाले मोलिकुलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस में भी आप यहाँ सब सारी चीजों को क्या करोगे, पढ़ोगे। ठीक है। सो इसे भी हमने दो कैटेगरी में बांटा है, पिरामिडिन एंड आपका प्यूरिन। ठीक है, पिरिमिडिन और प्यूरिन में हमने इसको बांटा है, पिरिमिडिन एंड प्यूरिन। अब देखो पिरिमिडीन के अंदर क्या आ जाता है, पिरिमिडीन के अंदर आ जाएगा साइटोसिन, यूरेसिल, थाइमिन, तो ये सब इसके अंदर आ जाएगा। वहीं प्यूरिन के अंदर आ जाएगा आपका एडेनिन एंड साइटोसिन। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं पेंटोस शुगर की, तो पेंटोस शुगर में आप क्या देखोगे, तो यहाँ पर दो चीज आ जाएंगी आपकी। ठीक है, यहाँ पर आपका शुगर आ जाएगा, ठीक है, पेंटोस आ जाएगा या हेक्सोस आ जाएगा, तो ये सारी चीजें आ जाएंगी। सो ओवरऑल आपको ये कंसेप्ट ध्यान रखना है। ठीक है, फिर से एक बार मैं लिख देता हूँ, नाइट्रोजन बेस और शुगर मिलकर क्या बना रहे हैं, ये बना रहे हैं आपका न्यूक्लियोसाइड। अब न्यूक्लियोसाइड में अगर क्या जुड़ जाएगा, अगर जुड़ जाता है आपका क्या, फॉस्फेट ग्रुप, फॉस्फेट ग्रुप, तो आपका क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा आपका न्यूक्लियोटाइड, न्यूक्लियोटाइड। ठीक है, स्ट्रक्चर वाइज अगर दिखाना चाहूँ तो मैं इस तरीके से दिखा सकता हूँ कि मान लीजिए भाई ये आपकी क्या है, ये आपकी शुगर है। क्या है भाई, आपकी ये शुगर है। ठीक है। थोड़ा सा सही से बनाते हैं इसको, इरेज कर लेते हैं। सो ये हो गई आपकी शुगर। ठीक है, और ये हो गया आपका कार्बन। सो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर कितना है, वन, पहला कार्बन, दूसरा कार्बन, तीसरा कार्बन, चौथा कार्बन और पांचवा कार्बन। ठीक, पहले कार्बन पे आपका क्या जुड़ा है, पहले कार्बन पर आपका जुड़ा है यहाँ पर नाइट्रोजन बेस। चलो मैं मान लेता हूँ यहाँ पर एडेनिन जुड़ा है। ठीक है, एडेनिन हो सकता है, कोई सा भी हो सकता है, ओवरऑल नाइट्रोजन बेस जुड़ा हुआ है। तो ये स्ट्रक्चर क्या बन गया, ये आपका, ये है आपका न्यूक्लियोसाइड। क्या है भाई, ये आपका स्ट्रक्चर न्यूक्लियोसाइड। अगर यहाँ पर क्या जोड़ रहा है, आपका फॉस्फेट ग्रुप जोड़ रहा है। ठीक है, कौन सा ग्रुप जोड़ रहा है भाई, फॉस्फेट ग्रुप जोड़ रहा है, तो ये पूरा स्ट्रक्चर क्या कहलाएगा, अब ये कहलाएगा आपका न्यूक्लियोटाइड। क्या कहलाएगा, क्या कहलाएगा साहब, ये कहलाएगा आपका न्यूक्लियोटाइड। तो यहाँ पर आपको बता रखा है कि भाई नाइट्रोजन बेस कौन कौन से हो सकते हैं, एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन, यूरेसिल, थाइमिन। ओके, व्हेन फाउंड अटैच्ड टू अ शुगर दे आर कॉल्ड न्यूक्लियोसाइड। ठीक है, नाइट्रोजन बेस जब आपके शुगर के साथ अटैच है, वे क्या कहलाएंगे, आपके न्यूक्लियोसाइड। इफ अ फॉस्फेट ग्रुप इज आल्सो फाउंड, ओके, एस्टेरिफिकेशन टू द शुगर, देन इज कॉल्ड अ न्यूक्लियोटाइड। ठीक है, अगर इसके साथ क्या हो जाएगा, अगर फॉस्फेट ग्रुप जुड़ जाए, ठीक है, तो इसको हम लोग क्या कह देंगे, न्यूक्लियोटाइड कह देंगे। फिर इसके बाद आपसे कहा जा रहा है एडिनोसिन, ग्वानोसिन, थाइमिडीन, यूरेडिन और आपका साइटिडीन आर न्यूक्लियोसाइड्स, एग्जांपल ध्यान रखेंगे। इसके अलावा एडिनिलिक एसिड, थाइमिडिलिक एसिड, ग्वानिलिक एसिड, यूरिडिलिक एसिड और आपका साइटिडिलिक एसिड आर क्या है, आपकी न्यूक्लियोटाइड है। ओके, न्यूक्लिक एसिड्स लाइक, और न्यूक्लिक एसिड जैसे आपके डीएनए, आरएनए कंसिस्ट ऑफ न्यूक्लियोटाइड ओनली। ठीक है, क्या कंसिस्ट करते हैं, न्यूक्लियोटाइड ही कंसिस्ट करते हैं। डीएनए एंड आरएनए फंक्शन एज जेनेटिक मटेरियल, तो इस चीज को भी आप लोग क्या करोगे, यहाँ पर हाईलाइट करके रख लोगे। ठीक है, फिर उसके बाद ये थोड़े से आपको स्ट्रक्चर्स हैं, एनसीईआरटी के स्ट्रक्चर्स हैं, ये आपके काफी इंपॉर्टेंट होते हैं, तो इनको आप लोग क्या कर लेना, देख लेना। ठीक है, जैसे ये पाल्मिटिक एसिड का दिखा रखा है, ग्लिसरॉल का दिखा रखा है, फोस्फोलिपिड का दिखा रखा है, कोलेस्ट्रॉल का ध्यान रख लेना। ठीक है, तो इसमें अगर आप देखोगे तो ये 6 कार्बन है, 1 2 3, ये तीनों ही क्या है आपके 6 कार्बन रिंग होती है, वहीं ये क्या है आपकी 5 कार्बन रिंग है। ठीक है, कितनी है भाई, 5 कार्बन रिंग है। आप यहाँ पे काउंट भी कर सकते हो। इसके अलावा शुगर ध्यान रखना। ठीक है भाई, ग्लूकोज और राइबोज के स्ट्रक्चर को आप ध्यान रख लेना कि और ध्यान रख लेना कि भाई राइबोज जो है इसी कितना है, आपका 5 कार्बन रिंग है और ये कितनी है, 6 कार्बन रिंग है। और भी यहाँ पर आपको इसके अलावा और भी स्ट्रक्चर्स आपको यहाँ पर दे रखे हैं। ये सारे स्ट्रक्चर्स को आप लोग ओवरऑल मतलब क्या करना कि इमेजेस आपके दिमाग में रहे, कुछ ध्यान रख लेना थोड़ा थोड़ा। हो सकता है आपसे यहाँ पर डायरेक्टली पूछा जाए, तो यहाँ पे दिखा रखा है जैसे यूरेसिल हो गया, यूरिडिन हो गया है ना, तो इन सारे स्ट्रक्चर्स को क्या करोगे, आप लोग देख लोगे। तो आज के लेक्चर को हम इतना ही रखेंगे। आई होप आज के लेक्चर को आपको समझ आया हो
और कल स्टार्ट करेंगे प्राइमरी एंड सेकेंडरी मेटाबोलाइट, ठीक है, और अगले 2 दिन के अंदर हम चैप्टर को क्या कर लेंगे, फिनिश कर लेंगे। तो चलिए ऐसे ही पढ़ते रहिए, और कुछ प्रॉब्लम है तो कमेंट सेक्शन में बता दीजिए, और हो सकता है तो अपने दोस्तों को भी जोड़िए, ठीक है। अब रीजन क्या है, अब देखो, अगर आप शेयर करोगे ना तो अच्छा रहेगा। शेयर करने से क्या होगा आपके, देखिए किसी ऐसे स्टूडेंट को जिसके पास, जिसने आपके होता है ना कि बहुत से स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं शुरू से प्रिपरेशन नहीं करते, और आखिरी में आते आते इस समय तक क्या करते हैं, सोचते हैं कि चलो कोई नहीं अगले ड्रॉप का मन बना लेते हैं। बहुत से स्टूडेंट्स ऐसे भी होते हैं। तो ये सीरीज आप ऐसे स्टूडेंट्स तक पहुंचाओ, ठीक है, जिन्हें अभी, जो अभी भी क्या, जो ऐसा मान के चल रहे हैं कि अब नहीं हो पाएगा, ठीक है, उन तक ये सीरीज को जरूर पहुंचाना। और अगर आप ऐसा करते हो तो, अगर आप किसी के साथ अच्छा करते हो तो आपको बदले में आपके साथ भी अच्छा ही होता है। तो चलिए इसी के साथ आज के लेक्चर को एंड करते हैं। एट लास्ट थैंक यू एंड ऑल दी बेस्ट।